नमस्कार, सुप्रभात। मैं चंचल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गौर एजुकेशन पर। आपका अपना चैनल गौर एजुकेशन आपको तैयारी कराने जा रहा है यूपी टेट 2023 और 24 की। यूपी टेट के सभी सब्जेक्टों की तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाएगी। ना कोई ऐप आपको डाउनलोड करना है, ना कोई आपको फीस पे करनी है। बस आपको हमारे साथ वीडियो में यूट्यूब पर बने रहना है आपके अपने चैनल गौर एजुकेशन पर। ठीक है। सभी सब्जेक्टों की तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाएगी। प्रश्न, व्याख्या सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा हमारे साथ। 30 नंबर और व्याख्या कंप्लीट कराई जाएगी। आपका कोई भी प्रश्न। चलिए आज हम संस्कृत का पाठ्यक्रम देख लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें कम पढ़ना, कितने नंबर आते हैं। ठीक है। आज की वीडियो रहेगी हमारी पाठ्यक्रम चर्चा। ठीक है। चलिए आज हम अपने पाठ्यक्रम पर ही चर्चा कर लेते हैं, कहाँ से क्या आता है, कितना हमारा संस्कृत का सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। सी टेट में कम व्याकरण आती है, लेकिन यूपी टेट में ज़्यादा पेपर व्याकरण बेस होता है। उसमें पद्यांश और गद्यांश जब आता है तो बहुत नॉर्मल सा आता है, सीधे सीधे आता है। सी टेट में बहुत लेंदी गद्यांश आते हैं, बहुत लेंदी पद्यांश आते हैं, जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा छाटने होते हैं। लेकिन यूपी टेट में हमें ग्रामर ज़्यादा पढ़नी होती है। ठीक है। बस इतना ही अंतर है यूपी टेट और सी टेट में। बाकी सिलेबस कंप्लीट आपका जो है वो दोनों का सेम सा ही है। बट आपको यूपी टेट में ज़्यादा व्याकरण पढ़नी है, पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस के ज़्यादा हैं और आपको नंबर कम है एक टॉपिक से। जैसे हमारा पहला ही टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र से आपका एक ही नंबर आता है, एक ही नंबर आएगा। लेकिन ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं और 14 माहेश्वर सूत्र हमें याद करने पड़ते हैं। ये वाले टॉपिक आपके ज़्यादा सी टेट में नहीं आते। बस यही अंतर आपको ध्यान रखना है यूपी टेट में और सी टेट में। तो पहला टॉपिक है हमारा माहेश्वर सूत्र का यूपी टेट के सिलेबस में, और दूसरा टॉपिक है आपका वर्ण से वर्ण विचार। ये हिंदी वाले वर्ण नहीं होते हैं, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बिल्कुल हिंदी जैसा नहीं है, अलग है। इसमें हमारे वर्ण विचार में स्वरों के प्रकार बताने होंगे हमें, व्यंजनों के प्रकार बताने होंगे हमें, स्वर, व्यंजन, गुण वर्ण कौन से होते हैं, वृद्धि वर्ण संज्ञा वाले कौन से वर्ण आते हैं, और ह्रस्व वर्ण कौन से हैं, दीर्घ वर्ण कौन से हैं, और प्लुप्त वर्ण कौन से हैं। ठीक है। ये हमें इनका प्रकार बताना है। और अनुनासिक, इन सब की इतने अच्छे से डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ाऊंगी आप कभी नहीं भूलेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में जाना आप कभी नहीं छोड़कर आएंगे। ऐसे इनसे आया हुआ क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं जाएगा। लिंग, वचन, पुरुष, ये जो मैं लिंग, वचन, पुरुष लिख रही हूँ, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है। अब ये इतना इजी है कि हर बच्चा जानता है, जो कभी संस्कृत ना पढ़ा हो वो भी। बस हमें यही ध्यान रखना है, क्या छोड़ना है, क्या कम पढ़ना है और क्या हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, जब हमारे नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारा सारा टाइम उन टॉपिक पर चला जाता है जिनसे एक भी नंबर नहीं पूछा जाता, या एक नंबर पूछा गया और हमने इतना घुस के पढ़ लिए, ऊपर ही से ही क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा भी हमें नहीं करना है। हमें बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से पढ़ना है। विभक्ति, कारक, विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए, कारक का होना चाहिए और लकार का होना चाहिए। ठीक है। ये तो हमारे हो गए
वर्ण जो विचार, जब वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे तो हमें स्वर और व्यंजनों के ये सब प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वेस है, ये तो आपको क्या, किसी को भी, हिंदी और संस्कृत पढ़ने वाले जो 8 तक पढ़ते हैं उनको भी आना चाहिए। तो इतना ज्ञान होगा तभी तो आप 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। चलिए तीसरा टॉपिक हम देख लेते हैं अपना, प्रत्याहार। तीसरा टॉपिक है हमारा प्रत्याहार। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसे प्रत्याहार गिनती में पूछते हैं, प्रत्याहार कितने हैं, संस्कृत में प्रत्याहार कितने हैं, ठीक। या स्वर वाले जिनमें स्वर आते हैं वो प्रत्याहार कौन सा है, या जिसमें व्यंजन आता है वो प्रत्याहार कौन सा है, या प्रत्याहार कितने हैं और कैसे बनाए जाते हैं, किस सूत्र से बनाए जाते हैं। सूत्र व्याख्या और जहां पर भी जिस नहीं होगा, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है ताकि आप कभी भूलें ही ना, ठीक है। उच्चारण स्थान संस्कृत में और हिंदी में थोड़ा अंतर होता है, एक जैसा नहीं पढ़ना, कुछ अंतर होता है। वहाँ हम हिंदी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ अब ट्रेंड है संस्कृत का पेपर संस्कृत में ही पूछा जाता है, इसीलिए हमें संस्कृत को मजबूत करने के लिए बिल्कुल संस्कृत में पढ़ेंगे। मैं आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में पढ़ाऊंगी, मेरा जो फोकस रहेगा वो संस्कृत रहेगा, क्योंकि हमें संस्कृत में ही हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में, सुपर टेट के लिए भी मैं आपको ये बता रही हूँ, सुपर टेट में भी आपको यहीं से बड़े अच्छे से तैयारी अभी से करके चलनी है, ऐसा पढ़ना है कि सुपर टेट में भी हमारे काम आए। और वर्णों के ही हमसे क्या पूछे जाते हैं, अभ्यांतर, अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न हो गए, और एक दो होते हैं बाह्य प्रयत्न। ठीक है, वर्णों के 2 प्रयत्न होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य प्रयत्न। फिर आती हैं आपकी संज्ञाएं। ये संज्ञाएं वो वाली परिभाषा नहीं है जैसे हिंदी में याद करते हैं, संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये ऐसी नहीं है। ये संज्ञाएं होती हैं हमारी, जैसे हमारे शब्द रूप होते हैं। शब्द रूप में जब राम के शब्द रूप हम लोग याद करते हैं तो वो क्या संज्ञा है, वो संज्ञा है राम। जो राम का नाम है वही संज्ञा है, जो नाम होता है वही संज्ञा होती है। आकारांत संज्ञा है या आकारांत है या इकारांत है या उकारांत है, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगी संज्ञाएं तब आपको मैं अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। फिर आपको हाँ करने हैं, संधि पढ़नी है, कारक पढ़ने हैं। ये ही संस्कृत का बेस है, संधि, कारक, समास। इनमें टाइम लगता है और ये बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। समास। फिर आपको प्रत्यय भी पढ़ने होंगे, प्रत्यय जैसे अन्यर है, अन्यर है, क्षत्रिय है। सिलेबस मेरे पास रहेगा, मैं आपको हर टॉपिक वही कराऊंगी जो सिलेबस में है। कत्वा है, कत है आपका, और है आपका ल्यप, ल्यप प्रत्यय है। ल्यप के बाद है आपका तव्यत तुमुल, तव्यत
तुमुन, तव्य, तुमुन, शर्त्री हो गया, शानच और ल्यूट। ल्यूट प्रत्यय आपका सबसे इजी है, सारे ही इजी हैं, कोई हार्ड नहीं है। जब हम ग्रंथों के नाम लेते हैं, ल्यूट, अनम, व्याकरणम, पूछा जाए आपसे व्याकरणम में कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है, ये सब आपको मैं बड़े अच्छे से करा लूँगी और फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ तक आपको हमारा पाठ्यक्रम संस्कृत का जो हमें पढ़ना है समझ आ गया होगा। हर चीज़ हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उपसर्ग भी पूछे जाएंगे आपके, उपसर्ग क्या होते हैं और अव्यय क्या होते हैं, इनमें अंतर आना बहुत ज़रूरी है। अव्यय, उपसर्ग, उपसर्ग लगकर ही अव्यय बनते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, उपसर्ग वही होगा जो क्रियापद बनाता है। कुछ वीडियो मेरी व्याकरण की पहली भी पढ़ी है, आप उनको भी देख सकते हैं, संस्कृत व्याकरण करके वीडियो मिल जाएगी आपको गौर एजुकेशन चैनल पर। उपसर्ग हमेशा क्रिया में लगते हैं और जो जैसे अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास का जो पद है वो उपसर्ग लगकर बनता है। जैसे उपनदम, जैसे यथाशक्ति, यथा क्या है, अव्यय है, उपसर्ग है, लेकिन वो क्या बना, वो अव्यय बना क्योंकि वो क्रिया में नहीं लगा। जैसे हमारी क्रिया बनती है, जब हम क्रिया बनाते हैं उपसर्ग लगाकर, तब उपसर्ग उपसर्ग है, लेकिन जब वो पद बनाएगा तो वो क्या होगा, अव्यय होगा, वहाँ वो क्रिया उपसर्ग नहीं होगा क्योंकि क्रिया नहीं बना रहा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है 8। कितना, अब हमारा 9 पॉइंट में है। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी आपसे पूछे जाएंगे, ये भी मैं आपको करा लूंगी। पर्यायवाची और विलोम, ठीक है। फिर है आपका वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं लिख ही देती हूँ। कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में आएगा तो आपको बदलना होगा कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में आएगा तो भाववाच्य में। आपको क्या करना है, एक अनुवाद दिया होगा, उससे उसमें आपको लिखा होगा कि कर्तृवाच्य में बदलिए या कर्मवाच्य में बदलिए या भाववाच्य में बदलिए। ये आपको अगर आ गए तो आप कोई सा भी वाक्य लिखाए आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा, अगला टॉपिक है जैसे शरीर के अंगों के नाम, अंगों के नाम, घरेलू वस्तुओं के नाम, घरेलू वस्तुएं हो गई, परिवार परिवेश के नाम हो गए, परिवार परिवेश के नाम हो गए, और परिवार परिवेश के नाम हो गए, और क्या, पशु के नाम हो गए, पक्षियों के नाम हो गए। ये सब नाम आपको संस्कृत में पूछे जाते हैं। मैंने एनसीईआरटी बुक भी पढ़ा रखी हैं, उनमें आपको एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे। पशु के नाम, पक्षियों के नाम, परिवार संबंध, शरीर के अंगों के नाम, वस्तु घर में जो उपयोग होती हैं उनके नाम, बीमारी के नाम, कलर के नाम, ये सब मैंने आपको करा रखे हैं। और एक छोटी छोटी शॉर्ट जो मैं डालती हूँ उनको भी देख के रखिए, नोट डाउन कर लीजिए या बार बार देखेंगे तब भी आपको याद हो जाएंगे। यहाँ से भी हमारा 2 नंबर पक्का होता है। पढ़ना तो बहुत सारा है, देखिए पशुओं के नाम पढ़ने हैं, पक्षियों के नाम पढ़ने हैं, परिवार संबंधों के नाम पढ़ने हैं, शरीर के अंगों के नाम पढ़ने हैं, रंगों के नाम भी हम लोग पढ़ लेंगे, फलों के नाम भी पढ़ लेंगे, सब्जियों के नाम भी पढ़ लेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। क्योंकि आया है वस्तुओं के नाम, घरेलू वस्तुओं के नाम, तो घर में तो फल भी आ जाते हैं, तो हम कम नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा ही पढ़कर चलेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न छूटे ना। क्योंकि हमें तैयारी करनी है 30 में से 30, 30 में से 30 नंबर तभी आएंगे जब हम एक्स्ट्रा पढ़कर चलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं आपके शब्द।
शब्द रूप आएंगे और धातु रूप आएंगे। ये मैं शॉर्ट में लिखवा देती हूँ। ये देखिए, शब्द रूप में आपके लिंग कितने होते हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में अकारांत, ईकारांत और उकारांत, ऋकारांत तीनों अंत आएंगे, जिनके ऋकारांत, ईकारांत और अकारांत। स्त्रीलिंग में आकारांत और बड़ी हो दीर्घ हो जाती है, ईकारांत और ऋकारांत तीनों आएंगे। नपुंसक लिंग में भी ऐसे ही आएंगे, आकारांत और उकारांत। नपुंसक लिंग में हलंत होते हैं, नपुंसक लिंग में हलंत शब्द आते हैं। यही संज्ञाएं हैं हमारी, ये संज्ञाएं हैं। और धातु रूप जैसे गम के हो गए, भू के हो गए, पठ के हो गए, ये सब मैं आपको एक एक समझाऊंगी और आप सारे बनाने सीख जाएंगे अपने आप से। फिर आते हैं हमारे सर्वनाम रूप। सर्वनाम रूप, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सर्वनाम जैसे युष्मद, युष्मद, अश्मद और भवत। युष्मद, अश्मद, भवत सबके टॉपिक वाइज कराऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। आप चाहे सिलेबस नोट डाउन करें या ना करें, मेरे पास सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस से ही पढ़ाऊंगी। चलिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ज़्यादा ही पढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी नंबर कम ना हो। सर्वनाम तक मैंने करा लिया है, धातु करा लिए हैं और गिनती आती है बेटा। संस्कृत संख्याएं, संस्कृत संख्याएं, यहाँ से अब तक के यूपी टेट में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 से 2 प्रश्न ना आए हों। 2 तो आने ही आने हैं और एक तो कहीं गया ही नहीं है। तो एक ही टॉपिक है, एक ही दिन में कवर हो जाएगा और एक ही वीडियो से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है बताइए। आधे घंटे में, 1 घंटे में आपके 2 नंबर पक्के हो रहे हैं। तो फिर हमें 28 नंबर की ही तैयारी करनी है। फिर है हमारा कुछ आती हैं अब आने लगी हैं और हम छोड़ेंगे नहीं, ये वाले टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। कुछ रचनाएं, कुछ रचनाएं और रचनाकार। अब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? जैसे आपको एक रचना दी जाएगी, रचनाकार पूछा जाएगा, या आपसे रचनाओं की कैटेगरी पूछी जाएगी कि जैसे मान लीजिए आपको अभिज्ञान शाकुंतलम दिया, लिखा हुआ कि रचना बताइए, गद्य है, पद है, ये कौन सी विद्या है, नाटक है, क्या है। जैसे हम क्या करेंगे, रचना के साथ साथ रचनाकार का नाम याद करेंगे, उसकी विद्या भी याद करेंगे कि ये नाटक है या महाकाव्य है या गद्य है या पद है या छंद है या मुक्तक काव्य है या गीति काव्य है। वो सब प्रकार हम एक साथ देखते चलेंगे। उनमें से भी किसी भी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। कुछ पूछी जाती हैं आपसे सूक्ति। सूक्ति के लिए मैं नहीं कह सकती हूँ कौन सी पूछी जाएगी, क्योंकि सूक्ति ही ऐसी चीज है जो रामायण की भी हो सकती है, जो महाभारत की भी हो सकती है, जो हमारे जो ग्रंथ अब तक एमए तक हम लोग पढ़ते हैं वो सब हो सकते हैं। बीएड में जो हमने पढ़ा है, जो ग्रंथ हमारे टीजीटी में लगे हैं, पीजीटी में लगे हैं और पीएचडी में हम लोगों को पढ़ने होते हैं, वो लाइन तो ऋग्वेद की भी हो सकती है। वो टैग लाइन ऐसी होगी, इतनी अच्छी होगी सूक्ति, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर सूक्ति से क्वेश्चन आया, क्योंकि जो है आपका लेवल है वो 8 तक का लेवल आपका यूपी टेट में होता है, फिर भी हम वही चीज़ पढ़ेंगे जैसे सुभाषित वचनम करके हमारे 6 8th में लगे होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं काकचेष्टा वको ध्यानम, इस तरह के कबीर वाले और जो ग्रंथ हैं, जैसे कालिदास जी के कुछ ग्रंथों की अच्छी सी सूक्ति हो गई, मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम से ही हो गई, मेघदूत से हो गई, रामायण से हो गई, स्वप्नवासव दत्ता से हो गई, मतलब क्रातार्जुनियम से हो गई। इतने अच्छे अच्छे कवि हैं ना, उनके हम कुछ ऐसे कम से कम 50-60 सूक्ति तो हमें पढ़नी ही होंगी, जो हमारा इनसे भी क्वेश्चन छूटने ना पाए।
इसकी गारंटी मैं नहीं लूँगी, ठीक है। फिर भी कोशिश यही रहेगी कि सूक्ति भी मैं वो सूक्ति आपको करा दूं जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सूक्ति भी हम लोग पढ़ेंगे साथ में, और अगर हमारा रहा तो सूक्ति भी फंसेगी हमारी ज़रूर। टाइम बचेगा तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे। और सूक्ति के लिए क्या है, आप जब मैं आपको सूक्ति कराऊंगी तो आपको नोट डाउन कर लेनी है। नोट डाउन करने के बाद आपको वो ऐसी जगह लिख कर छोड़ देनी है, लिख कर रख देनी है, चिपका देनी है जहाँ बार बार आपकी नज़र पड़ती हो। जब लगे, मैं ऐसा कराया करूँगी कि 10 सूक्ति करा दिया करूँगी। 10 सूक्ति आपको एक दिन में सुबह से शाम तक आराम से याद हो जाएगी। फिर 10 कर ली, फिर 10 कर ली, 50-60 सूक्ति पढ़ेंगे तो ज़रूर हमें 100% क्वेश्चन मिल ही जाएगा, 99% तो मिलेगा ही। सूक्ति के बाद हमारा हो जाता है बेटा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश भी आ सकता है और पद्यांश भी आ सकता है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है, कैसे हमें छांटना है। और यूपी टेट में सीधे से आता है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं आता जैसे सी टेट में आता है। इसका गद्यांश और इसका पद्यांश बहुत ईजी होता है, हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे, मैंने आपको 6, 7 और 8 की वीडियो पढ़ाई हैं, चैप्टर पढ़ाए हैं, बोलकर भी और लिखकर भी। आपको अगर टाइम हो तो आप पिछली वीडियो इसलिए देख सकते हैं कि मैंने वहाँ हर एक वर्ड का अर्थ बताया है। जब हमारी संस्कृत की बुक्स पूरी होंगी, हमारा बेस कंप्लीट होगा, तो अपठित गद्यांश को तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा प्रश्न अपने आप निकल आता है, ठीक है। और दूसरा, प्रश्नों को हम संस्कृत में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। किम है तो क्या पूछ रहा है, का है तो क्या पूछ रहा है, कुत्र है तो क्या पूछ रहा है। हमें जो प्रश्न वाले जो प्रश्न चिन्ह होते हैं, जैसे किम किसके लिए आया, कुत्र क्या पूछ रहा है, कदा क्या पूछ रहा है, फिर कति क्या पूछा है, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। और जब ये प्रश्न में लगेंगे तो किम क्या और कौन, कुत्र कहाँ स्थान पूछा है, कदा समय पूछा है, कति कितने गिनती पूछी है। मतलब ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ये टैगवर्ड हमें याद होंगे, ये वाले शब्द, तो हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों को समझेंगे और कर पाएंगे। और सबसे पहली बात, जो संस्कृत के गद्यांश होते हैं, अगर पद्यांश आता है तब आपको अर्थ निकालना है, और गद्यांश आता है तब आपको पहले प्रश्न पढ़ने हैं, फिर गद्यांश पढ़ना है। चलिए, आज तो हमने थोड़ी चर्चा कर ली पाठ्यक्रम पर। आज हम पाठ्यक्रम ही रहने देते हैं, यहीं तक वीडियो रहने देते हैं। कल से हम माहेश्वर सूत्र से स्टार्ट करेंगे वीडियो, ठीक है। और माहेश्वर सूत्र से हमारा 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा, नहीं भी फंसा तो आपको उसकी हेल्प सुपर टेट में जरूर मिलेगी। सारे अच्छे बिल्कुल ऐसे आपका